हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू यूजीसी नेट गुरु क्लासेस। देखो, कल की जो हमारी इंडियन लॉजिक की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने न्याया एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ा था कि भाई पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे ये डिवाइड होता है। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा प्रमाण से स्टार्ट होएगा, क्योंकि मैं ये चीजें करवा चुकी हूँ इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर रही हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में ये चीजें हो चुकी हैं। देखो, प्रमाण प्रमाण का मतलब क्या होता है? टू समथिंग। जब हम किसी भी चीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो हम उसका प्रमाण देते हैं। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका +2 का सर्टिफिकेट, वो क्या है? वो एक तरीके के प्रमाण है, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैसे कहीं भी आप फॉर्म फिल करवाने जाते हो तो वो 10th का सर्टिफिकेट मांगते हैं ना। वो किस लिए मांगते हैं? कि जो भी आपका डाटा इट मीन्स कि आपके नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सबका आपके 10th के सर्टिफिकेट में रहते हैं, इसलिए वो आपसे मांगा जाता है। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट, जर्नल साइंस ऑफ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान। अनुमान भी लगा सकते हो जब किसी चीज को बेस बनाकर हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। एक चीज को बेस बनाकर उससे हमने कंक्लूजन निकालने की कोशिश की। जनरल साइंस ऑफ इन्फ्रेंस इज लॉजिक। भाई लॉजिक लगाया जाता है। इट एम्स इज टू मेक एक्सप्लिसिट द रूल, यानी कि सीधा सीधा मतलब आ गया यहाँ पे जनरलाइजेशन। इस लाइन का मतलब है। और जनरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, जब कोई भी थ्योरी पूरे यूनिवर्स पर लागू हो जाती है तो उसको हम जनरलाइज बोलते हैं या फिर सार्वभौमिक बोलते हैं। सार्वभौमिक, ये पूरे यूनिवर्स पर कोई भी चीज जो है लागू हो चुकी है। जनरलाइजेशन या फिर सार्वभौमिक। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी थी 2020 में, तो जिस टाइम पे उसकी टेस्टिंग चली हुई थी उस टाइम पे क्या था? वो सिर्फ ओनली टेस्टिंग चली हुई है, और जब वो अप्रूव हो गई तो वो क्या हो गया? पूरे वर्ल्ड पे है, जब वो लागू हो गई थ्योरी। ठीक है। एक्सप्लिसिट दी रूल यानी कि जनरलाइजेशन बाय विच इन्फ्रेंस आर ड्रॉन। ठीक है। इनमें से सिर्फ टर्मिनोलॉजी निकालनी है, हमें कुछ नहीं निकालना है। इन्फ्रेंस जो होता है वो रूल गवर्नड होता है। भाई रूल तो हो गई, अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हो तो उसके अंदर चीजें जो होंगी वो स्ट्रक्चर्ड होंगी। अगर मैं किसी भी चीज की दवाई बना रही हूँ तो स्ट्रक्चर्ड वे में बनाऊंगी। वो एक तरीके की रिसर्च हो जाएगी भाई। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, रूल और रेगुलेशन बन रहे हैं, तो वो एक तरीके की रिसर्च हो गई। और रूल्स को क्या बोलते हैं? भी मैंने आपको बताया था, रूल्स को बोलते हैं नॉर्म्स। रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेप फ्रॉम वन और मोर प्रोपोजिशन। भाई एक चीज का प्रूफ, दूसरा प्रूफ, तीसरा प्रूफ, चौथा प्रूफ मांगते हैं ना। आप कोर्ट में जाओ, कोई भी केस चलाओ तो वो चीज क्या मांगते हैं? प्रूफ मांगते हैं। एक प्रूफ, दो प्रूफ, तीन प्रूफ, जितने मर्जी प्रूफ दे दो, उसके बेस पे आपका जो है फैसला सुनाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च नॉर्म्स, रेगुलेशंस और प्रोमाइसिस। ठीक है। और जब हम किसी चीज को बेस बना के रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोमाइसिस। ये मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग में करवाया हुआ है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी प्रोमाइसिस क्या होता है। ठीक है। टू अनदर प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? स्टेटमेंट को ही प्रोपोजिशन कहा जाता है। ठीक है। इस कॉल्ड कंक्लूजन। जब प्रोमाइसिस को बेस बनाकर प्रोमाइसिस 1, प्रोमाइसिस 2 और उसके बेस बनाकर कंक्लूजन निकाला जाता है या कोई भी रिजल्ट निकाला जाता है उसको कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव। डिडक्टिव मैंने आपको बताया, डिडक्टिव इन्फ्रेंस क्या होता है? आर्ग्यूमेंट में समझाया और मैंने आपको। इज इंटेंडेड टू बी वैलिड। वैलिड और इनवैलिड दोनों हो सकता है। अगर कोई चीज डिडक्टिव है, डिडक्टिव यानी कि मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि सभी बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट हैं, यानी कि मैंने सभी का नाम ले दिया। मैंने क्या किया? मैंने सभी का नाम ले दिया। तो उसमें क्या है कि सभी बच्चे आ गए। चाहे अब मैं उसमें से पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम लेके भी बोलूं तो भी वो क्या हो जाएगा? वो भी इंटेलिजेंट हो जाएगा कि मैंने किसी का नाम ले लिया, राम, श्याम,
तो वो भी क्या हो गया, वो भी इंटेलिजेंट हो गया। यानी कि डिडक्टिव, पहले मैंने सभी को इंक्लूड किया, उसके बाद में पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बता रही हूँ या दो पर्सन के बारे में बता रही हूँ। इंटेंडेड टू बी वैलिड, हमेशा वैलिड रहेगा, ये चीज जब आर्ग्यूमेंट से उठ के आ रही है। वेयर एज अ वैलिड इन्फ्रेंस इज वन ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इफ द प्रोमाइसेस आर ट्रू, ऑल द इन्फ्रेंस आर इंडक्टिव। अगर आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट करेक्ट है तो इस कंफर्मेटरी है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, अगर एक चीज नेगेटिव हो गई है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव में ही आएगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये आपका रिजल्ट नेगेटिव में ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और पेपर में क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछते हैं वो, कि भी स्टेटमेंट को हम किस तरीके से लिखें कि ये चीजें जो है अप्लाई हो। पार्ट रहता है आपका थ्योरेटिकल, लेकिन उसको पेपर में जो है प्रैक्टिकल बना दिया जाता है कि प्रैक्टिकल वे में इसको किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आवर डिस्कशन इज प्राइमरली बेस्ड अपॉन न्याय सिस्टम। हमारी जो डिस्कशन होती है ना न्याय, इसमें प्रमांस में, वो न्याय सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। कल मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आया हुआ है, वात्स्यायन ने, किसने डिफाइन किया था प्रमांस को, वात्स्यायन ने डिफाइन किया था प्रमांस एज ए सोर्स ऑफ मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। यानी कि जो प्रमाण है वो वैलिड नॉलेज है एक तो, और दूसरा किसने डिफाइन किया था, वात्स्यायन ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट आता है गौतमा। ये गौतम वो गौतम बुद्ध नहीं है, महर्षि गौतम है। महर्षि गौतम न्याय सूत्र डिफाइन परसेप्शन एज अवेयरनेस दैट इज, यानी कि उन्होंने ये धारणा जो है बनाई थी, मतलब कि न्याय सिस्टम की। ठीक है, गौतम। इन्होंने तो सिर्फ आपको वैलिड नॉलेज का मतलब बताया था कि वात्स्यायन ने कि इसका मतलब क्या होता है, प्रमाण का एक सोर्स बताया था, और इन्होंने पूरा पूरा न्याय सिस्टम को दिया। ठीक है भाई, देखो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना वो आपको बेटा स्टेटमेंट बेस पे आ रहे हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आपको पर लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लाइन क्या दी हुई है, प्रोड्यूस फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन द सेंस ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट्स। जो न्याय सिस्टम है या फिर जो प्रमाण है, वो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, यानी कि 6 सेंस है प्लस साथ में जो ऑब्जेक्ट्स है, उनके बीच में कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, कि मेरी 6 सेंस ने ये चीज बताई है कि ये चीज होने वाली है। 6 सेंस। नेक्स्ट होता है नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वर्ड, इसको वर्ड से जो है प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये लाइन पेपर में आ चुकी है भाई। नेक्स्ट होता है नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज ट्रू, हम इसको ऑब्जेक्ट से डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही दूर कर सकते हैं, ये हमेशा ट्रू ही होता है। न्याय सिस्टम, जिन्होंने इन चीजों को माना हुआ है उनको हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज सही नहीं है। जैसे आप सोच कर देखो, जो पुराने ऋषि मुनि हमारी जो चीजें दे के जा चुके हैं, हम उन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, हम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, फोर्थ है इज ऑफ द नेचर ऑफ सर्टेनिटी। इसके अंदर आए, इसमें इंक्लूड किया गया न्याय सिस्टम में नेचर ऑफ सर्टेनिटी, जो कि आपका इसके क्वेश्चन आया हुआ है, नेचर ऑफ सर्टेनिटी क्वेश्चन आया हुआ भी इसका, ये फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन आया हुआ स्टेटमेंट बेस पे। नेक्स्ट होता है 4 फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जब हम किसी भी नॉलेज को ग्रहण करते हैं ना, तो उसके अंदर 4 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट आता है प्रमाता। प्रमाता द सब्जेक्ट हु नोस, जो जानने वाला होता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट को जानता है, जो किसको जानता है, जो सब्जेक्ट को जानता है उसको हम बोलते हैं प्रमाता। ठीक है, सेकंड आता है द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। प्रम्या, प्रमेय क्या होता है, जब हम किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, जो किसी चीज को, जैसे आप लोग हो, आप किसी चीज को जानना चाहते हो तो वो आप क्या हो जाओगे, आप प्रमेय हो जाओगे। प्रमाता कौन हो जाएगा, जो उस चीज का ज्ञान देता है, द सब्जेक्ट हु नोज, जिसको वो सब्जेक्ट पता होता है, तो वो कौन हो जाएगा। आप इसको सिंपल से वे में करना, यहाँ पे अपने टीचर को रख दो और यहाँ स्टूडेंट्स को रख दो।
ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब उस चीज को, जिस चीज को आप जानना चाहते हो, उसका सोर्स क्या रहेगा? सोर्स रहेगा आपके प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? वैलिड सोर्स। नॉलेज भी तो वैलिड ली जाएगी ना। अब मैं किसी ऐसे पर्सन को आपके पढ़ाने के लिए रख सकती हूँ जो उसका, जिसका नेट क्वालिफाई नहीं है या जिसका जेरफ नहीं है, नहीं रख सकती। नेक्स्ट होता है रिजल्ट। रिजल्ट, प्रमा। प्रमा क्या होता है? किसी भी चीज का रिजल्ट। जो वैलिड नॉलेज है उसका रिजल्ट क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये मैच में, पेपर में आ चुकी है भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नॉलेज जो होती है हमारी दो तरीके की होती है। नॉलेज जो होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट आती है प्रमा, सेकंड आती है अप्रमा। प्रमा क्या होता है? वैलिड। ये इंग्लिश वाले वर्ड भी याद करने जरूरी है, और ये हिंदी वाले भी, और ये जो आपके चली हुई है, जो व्हाट्सएप लैंग्वेज चली हुई है, वो भी करनी जरूरी है। प्रमा, प्रमा और वैलिड, यानी कि यथार्थवाद, यथार्थ जो चीजें हैं। ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंटेटिव नॉलेज। दूसरा नाम क्या निकल के आ गया इसका? इसको हम प्रेजेंटेटिव नॉलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज डायरेक्टली प्रेजेंट टू द नोअर। क्वेश्चन का लाइन सुनो जरा, क्या बोल रहा है वो? स्टेटमेंट की लाइन आ गई है यहाँ पर। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हमने कहाँ पढ़ा था? ये रहा, यानी कि व्हेन द प्रमेय इज डायरेक्टली प्रेजेंट टू द नोअर। नोअर यानी कि ये प्रमाता, डायरेक्टली प्रेजेंट टू द नोअर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होगी, अगर उसने ये पर्टिकुलर नाम दे दिया ना तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, वो फिर वो स्टेटमेंट नहीं देगा। व्हेन द प्रमेय इज डायरेक्टली प्रेजेंट टू द प्रमाता, फोर टाइप्स ऑफ वैलिड नॉलेज इंक्लूड। चार तरीके की नॉलेज को इंक्लूड किया गया है न्याय सिस्टम के अंदर। फर्स्ट, परसेप्शन, जब हम किसी को देख के अपनी धारणा बनाते हैं। अनुमान, अनुमान के आधार पर बनाते हैं। कंपैरिजन, उपमान करके बनाते हैं। और शब्द, शब्द के आधार पर जब हमारे अपनी नॉलेज को बनाते हैं। ठीक है भाई, आया था समझ में। नेक्स्ट देखो अप्रमा क्या होता है। अप्रमा देखो, एक चीज अगर वैलिड होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी, या फिर क्या बोलते हैं इसको? अप्रमा, इनवैलिड। और दूसरे वे में इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली रॉन्ग एप्रीहेंशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। एप्रीहेंशन तो क्या होगा? वैलिड हो गया, एप्रीहेंशन इसमें चला जाएगा, और रॉन्ग एप्रीहेंशन किसमें चला जाएगा? ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रमा, यथार्थवाद, अयथार्थवादी। इट इंक्लूड्स मेमोरी, यानी कि स्मृति को इंक्लूड किया जाता है। डाउट, समस्या हो रही है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। एरर यानी कि विपर्या, और हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तर्क, ये इंपॉर्टेंट है अभी जो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हाइपोथेटिकल रीजनिंग किसमें आएगी, और आपका विपर्या किसमें आएगा? एरर में। देखो एरर आपको समझ में आ जाएगा, विपर्या कैसे समझ में आएगा भी, और ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग कैसे समझ में आएगा? ये तर्क तो आ जाएगा, ये कैसे समझ में आएगा? और हिंदी में भी अगर इसने हाइपोथेटिकल रीजनिंग लिख दिया फिर क्या करोगे आप लोग? प्रमा क्या हो जाएगी? आपकी वैलिड नॉलेज, और अप्रमा क्या हो जाएगी? इनवैलिड नॉलेज। जो हमारे दिमाग में रात के टाइम पे मनगढ़ंत कहानियां चलती है ना, ओवर थिंकिंग की, वो हमारे किस में आ जाएगी? अप्रमा में। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, प्रमाण ने जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है, प्रमाण वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वो चार है हमारे। फर्स्ट, परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष। सेकंड, अनुमान, बताया था मैंने आपको कल। कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमनी, अब मैं इसको डिफाइन नहीं कर रही हूं। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट स्कूल ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट और रिजेक्ट, accept or reject different factors of this method. फर्स्ट आता है all methods are accepted by मीमांसा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। all methods का मतलब है कि 6 के 6 प्रमाण को मीमांसा ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, खाली मीमांसा ने। नेक्स्ट आता है ओनली परसेप्शन,
यानी परसेप्शन, जो आपका परसेप्शन, इन्फ्लुएंस और वर्बल टेस्टिमनी बाय समाख्या एंड योगा, यानी कि समाख्या एंड योगा ने कितनों को एक्सेप्ट किया? 3 को। 3 कौन से हैं वो? परसेप्शन, इन्फ्लुएंस और टेस्टिमनी। ठीक है। थर्ड आता है ओनली परसेप्शन एंड अनुमान बाय एक्सेप्ट बाय बुद्धिज्म और विशेषिका। ये मैं आपको करवाऊंगी, आपके धीरे धीरे थोड़े थोड़े पढ़ने की जरूरत है हमें इसमें, किसने किसको एक्सेप्ट किया है, बस वो चीज। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। सिर्फ परसेप्शन को जो है चरवाक ने जो है एक्सेप्ट किया है। अब इसमें हमारा जो टर्मोलॉजी है ना, ये हमारी डिवाइड हो जाती है आस्तिक में और नास्तिक में। ये जो 4 लाइन दी हुई है ना, इनके डिपेंड पे हमारा जो क्वेश्चन आगे डिवाइड हो जाता है, ये आस्तिक और नास्तिक में डिवाइड हो जाता है भाई, कि भाई आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। देखो नॉर्मल चीज है, जो नास्तिक है वो तो सबको मानेंगे नहीं, ठीक है, और जो आस्तिक है वो तो सबको मानेंगे ही मानेंगे। ऑब्वियसली चीज है ना। तो बस आगे का क्वेश्चन जो टॉपिक चलेंगे ना, वो हमारे इसी बेस पे चलेंगे कि आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। ठीक है। ये मैंने हिंदी के चार्ट इसमें भी ऐड कर दिया। ये यथार्थ, ये देखो प्रमा अपरमा यथार्थवादी, और ये ये जा चुका है अनुभव के आधार पर। ज्ञान अनुभव के आधार पर होता है, स्मृति के आधार पर होता है, यानी कि मेरी मेमोरी के आधार पर, ये एक्सपीरियंस के आधार पर। ये यथार्थ होगा और ये अयथार्थ होगा। ठीक है। आगमनात्मक में देख लो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति अनुभव और परीक्षण के आधार पर होती है। इसके अनुसार बालक का मन कोरी पटिया के असमान होता है, यानी कि हम किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें अनुभव की प्राप्ति होती है, इस पटिया पर लेखन चलता रहता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य का जो ज्ञान है वो अनुभव अनुभव अनुभवों के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करता रहता है। नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक। अब इस वर्ड को अगर मैं टीचिंग में लेके जाऊं तो इसका मतलब होता है प्रैग्मेटिज्म, और जिसका मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। प्रैग्मेटिज्म प्रयोग मूलक ज्ञान। यह ज्ञान प्रयोग और निरीक्षण यानी कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अनुभव पर आधारित होता है। यहाँ पर विचार को एक अभ्यास में परिवर्तित किया जाता है और उसी के फल से अधिगम प्राप्त किया जाता है। यानी कि मेरे मन में एक विचार आया और उसको मैं टेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि भाई हाँ क्या ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रागुनव ज्ञान। प्रागुनव ज्ञान, नॉलेज इज सेल्फ एविडेंट के नियम के अनुसार ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है। प्रत्यक्ष की भांति मुझे जो चीज समझ में आई मैं उस चीज को समझना चाहती हूँ। जब हम सिद्धांत को समझ पाते हैं ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम किसी भी चीज को समझ पाते हैं, तो देखो जो आपने कोई भी चीज फर्स्ट टाइम की, आपको याद नहीं हुई, अब याद हो रही है धीरे धीरे, तो वो चीज क्या है, वो ज्ञान की प्राप्ति ही है। नेक्स्ट देखो इसमें किन किन को इंक्लूड किया है, ज्ञान इंद्रिया, सेंसरी सिस्टम। मनुष्य संसार की वस्तुओं के संपर्क में आता है, इससे एक संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, यह संवेदना हमें ज्ञान की प्राप्ति कहलाती है। तब इसके अर्थ की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण यानी कि वो परसेप्शन होता है। यह हमें वस्तु की जानकारी करवाते हैं। प्रत्यक्षीकरण से अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं। हाँ जी, होती है, चीजें बाहर निकल के आती है। इंद्रियाएं यानी कि सेंसरी सिस्टम, अनुभव वाले व्यक्ति को अनुभववादी इंपीरियलिस्ट कहा जाता है। तार्किक, लॉजिकल पॉजिटिविज्म बोलता है। जहां पर भी पॉजिटिविज्म वर्ड आ गया तो यानी कि चीजें क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, और स्ट्रक्चर्ड है तो जो आपको रिसर्च करवाई हुई है ना, तो वहां से सारा सारा पैटर्न उठ के आ जाएगा यहाँ पे। रियलिस्टिक यानी कि चीजें क्या है, वैलिड है, या फिर साइंटिफिक कहा जा सकता है। इन चारों का मतलब एक ही है भाई। ठीक है, इंपीरियलिस्ट, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट और आपका रियलिस्टिक और साइंटिफिक। नेक्स्ट देखो टेस्टिमनी क्या होती है। टेस्टिमनी साक्ष्य। टेस्टिमनी मैंने कल बताया था, वर्बल टेस्टिमनी जब हम किसी के अनुभव के आधार पर या किसी भी चीज के आधार पर शब्द, इसमें खाली साक्ष्य दिया हुआ है, वर्बल दिया होता तो हमारी वर्डिंग आती है इसके अंदर, कि भी किसी भी पर्सन ने अगर स्टेटमेंट दी हुई है तो वो मायने रखते हैं। तर्क शक्ति बहुत मायने रखती है। अभी आपकी तर्क शक्ति कैसी है, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अंत प्रज्ञा और अंत प्रज्ञावाद क्या होता है।
ठीक है, हिंदी में समझ में आ जाएगा, नॉर्मल हिंदी में ज्यादा दिक्कत नहीं है। सत्य और असत्य को पहचानने की क्षमता को इंटेलेक्ट बोलते हैं। तब आया हमने इंटेलेक्चुअल कि भी जब हमें पता चल जाता है कि चीज सही क्या है और गलत क्या है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, श्री गुरु नानक देव और महात्मा बुद्ध इसके बड़े एग्जाम्पल है। कुछ जीवों को समस्या आने से पहले ही उसका ज्ञान हो जाता है और अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और जीवों में तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसको अंतर्दृष्टि भी कहा जा सकता है कि भी हमें सही और गलत की पहचान होना। न चाहता है सत्ता यानी कि अथॉरिटी। अथॉरिटी अत्यंत प्रभावशाली होती है भाई। इसमें कितनी चीजें आती है, इसमें 3 चीजें आती है। श्रवण, किसी भी चीज को सुनना। मनन, उस चीज को अपने घर जाके जो है चिंतन करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना बार बार। और निध्यासन, ज्ञान प्राप्त का नित्य प्रयोग, उसको अप्लाई कर रहे हो आप। जो भी चीज आपने सीखी है मुझसे, आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है भाई, ये आपका जो है प्रमाण का जो है फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। इसको अपनी बुक्स वगैरह में एज इट इज लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट आपको सेकंड आपको जो है इवनिंग में मिल जाएगा, और क्लास में हम ऑफलाइन क्लास में जो हम अनुमान को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन में अनुमान ही चलेगा, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें कवर कर दूंगी बेटा। ओके बाय।